जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ पे देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया था कि केशव दास के बारे में, और यहाँ पे हम प्रकरण 6 देख रहे थे जिसमें हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाएं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रहीम अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब्दुल रहीम खान खाना। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी के व्यंजना अपने दोहों में इन्होंने की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन का सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो रचनाएं होती थी, जो इनकी कविताएं होती थी, तो उनमें क्या होता था कि मार्मिक पक्ष ज़्यादा होता था। मार्मिक पक्ष इस हिसाब से ज़्यादा होता था कि उनकी रचनाओं में सच्ची जो हृदयता, मतलब जो हृदय से, जो हृदय को झकझोर देती थी, ऐसी रचनाएं वो रचा करते थे। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। बरवै नायिका भेद में जो मनोहर और झलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। बरवै नायिका भेद इनकी रचना है, उसमें इन्होंने जो जिंदगी के सच्चे पल हैं उनका उन्होंने उसमें चित्रण किया हुआ है। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवै नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। देखिए, बरवै नायिका भेद किस में है? इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवै, कवित, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। इसके बाद आते हैं बनारसी दास। बनारसी दास संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। तो इनका एक ग्रंथ है अर्ध कथानक। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके बाद है सेनापति। ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ऋतु वर्णन ये बहुत तगड़ा करते थे और इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी ने भी नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसी ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी थी। भाषा पर अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में
बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठ है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। फिर है पुहकर कवि। इस ग्रंथ मतलब रस रतन में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में है, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धतियां लिखी गई हैं। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जैसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इनका ग्रंथ है पुहकर कवि का रस रतन। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य के बारे में भी यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि आश्रयदाता राजाओं के चरित काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदियों में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी ही पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना ऐसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। जैसे ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। इस काल में आत्मकथाओं का ऐसा कोई चलन नहीं था, लेकिन जो बनारसी दास जी हैं इनकी एक आत्मकथा है, इनकी रचित अर्ध कथानक ये मिलती है। फिर ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। फिर है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ये भी राजस्थानी भाषा में है। जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की ये रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी है। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। रुक्मणी वेली कृष्ण रुक्मणी री में पद्मिनी रचित की भाषा भी राजस्थानी मिलती है। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण। ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित और आत्मकथा। तो ऐतिहासिक और पौराणिक में मिलते हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी का, हरिचरित्र लालचदास का,
रुक्मणी मंगल नरहरि दास का, रुक्मणी मंगल नंददास का, सुदामा चरित नरोत्तम दास का, रामचंद्रिका केशव दास का, वीर सिंह चरित केशव दास का और वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज का। फिर यहाँ पे है कि कल्पित ग्रंथों में यहाँ पे नाम आता है ढोला मारूरा दूहा, ये प्राचीन है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि का, सत्यवती कथा ईश्वर दास का, माधवा नल काम कंदला ये आलम का है, रसरतन पोहकर कवि का है, पद्मिनी चरित्र लालचंद का है और कनक मंजरी काशीराम का है। अर्ध कथानक में एक मिलता है आत्मकथा में बनारसी दास जी का अर्ध कथानक। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। आगे के प्रश्नों इसमें के जो आगे का टॉपिक है, जो प्रश्नोत्तरी है, वो आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।